हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में आया है, जहां एक व्यक्ति को आईपीसी की धारा 363, 366, 376 डी और साथ ही साथ जो पास्को अधिनियम की धारा है 5/6 में उसको जमानत दे दी जाती है। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों की क्वेरी रहती है कि सर इन सब धाराओं में जमानत कैसे प्राप्त करें। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आवेदक का नाम एफआईआर में ना हो और सीआरपीसी की धारा 161 में के बयान में भी कोई खुलासा ना हो, तो ऐसे कंडीशन में जमानत कैसे ली जाए, तो उसी से रिलेटेड यह एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जो ये मामला था जहाँ पे व्यक्ति के ऊपर जो अपराध था और उस अपराध में जो धारा लगी थी 363, 366, 376 डी और पास्को अधिनियम की धारा 5/6, जिसमें उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया और एक जमानत के लिए आवेदन दायर किया। जो इस केस के जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे, फैक्ट ये थे कि जो राज्य की तरफ से यह अवगत कराया गया है कि 10/7/2023 को मुखबिर को नोटिस दिया गया और नोटिस जो तामील होने के बावजूद सूचक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वर्तमान मामले में जो एफआईआर में जो सह अभियुक्त के खिलाफ दर्ज की गई थी और एफआईआर के अनुसार जो नामित आरोपी ने सूचक के लगभग 15 वर्षीय बेटी को बेला फुसलाकर भगा लिया था। तो इस केस के ये इम्पोर्टेंट तथ्य थे। याचिकाकर्ता यानी कि उस व्यक्ति की तरफ से वकील ने कोर्ट के समझ क्या बात रखी, कोर्ट के समझ ये बात रखी गई कि जो आवेदक का था नाम वो एफआईआर में नहीं था। यहाँ तक कि जो अभियोजन पक्ष यानी कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपने बयान में उसके नाम का भी खुलासा नहीं किया गया था। और जब धारा 164 सीआरपीसी का उसका बयान दर्ज किया गया तो उसने कहा कि आवेदक के सह आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया, लेकिन जांच के दौरान आवेदक और उस व्यक्ति की संलिप्तता गलत पाई गई। केवल मुख्य आरोपी के खिलाफ ही आरोप पत्र दायर किया गया। आगे ये भी कहा गया कि मुकदमे के दौरान जब अभियोजन पर ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हुआ तो उसने सह आरोपियों और के साथ आवेदक का नाम फिर से खुलासा किया और कहा कि तीनों ने उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद आवेदक को तलब किया गया था, जो कि धारा 319 सीआरपीसी में। मुख्य जो आरोपी था उसको न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत पे रिहा कर दिया गया था। जमानत का जो आदेश कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया और जो सह अभियुक्त था उसको जमानत पे ऑलरेडी रिहा कर दिया गया था। इस न्यायालय के समन्वय पीठ ने उस कोर्ट के समक्ष जो 7/4/2000 के उस आदेश को भी जमानत पर रिहा के जो डॉक्यूमेंट थे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए। ये भी बात रखी गई कि आवेदक का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है, कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है और जो व्यक्ति है ये 4/5/2023 से जेल में है। तो ये बात जो आवेदक की तरफ से वकील ने कोर्ट के समक्ष रखी, जहां इसके विपक्ष में जो स्टेट ने इसका जोरदार विरोध किया और न्यायालय का क्या तर्क था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और इस व्यक्ति को जो इसके ऊपर मुकदमा चल रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए आवेदक के खिलाफ कोई भी आरोप पत्र दायर नहीं किया गया और उसे सीआरपीसी की धारा 319 के तहत बुलाया गया था। मुख्य जो आरोपी पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया था। कोर्ट ने इस व्यक्ति को भी जमानत पर रिहा होने का हकदार बताया और इसके ऊपर जो धारा लगी थी उस धाराओं में इस व्यक्ति के जो कि 363, 366, 376 डी और पास्को अधिनियम की धारा 5/6 के तहत उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया। तो आपने जाना कि इस केस में क्या इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, क्या कोर्ट में बात रखी गई। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या आप कोई भी केस के बारे में हमसे राय लेना चाह रहे हैं तो आप हमसे हमारे दिए गए नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है आप उससे जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नए जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।